नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश की सुप्रीम लड़ाई इस वक्त सड़क पर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई के बाद मामला गुरुवार तक के लिए टल गया, लेकिन अब कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं और जब चारों तरफ कोई रास्ता नजर न आ रहा हो तो फिर अब कार्यकर्ताओं ने सीधे सड़क पर उतरने का मन बना लिया है। और इसी कड़ी में आज बेंगलुरु से लेकर भोपाल तक जमकर बवाल मचा। इस वक्त भी भोपाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस से जमकर वहां पर झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आर या पार की लड़ाई अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। एक तरफ संवैधानिक संकट का हवाला दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बागी विधायकों को मनाने की कोशिश में कांग्रेस के अब तमाम नेता जुट गए हैं और तीसरी तरफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। लिहाजा जो भी होना है वहीं से होना है और उम्मीद यही कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग कि कम से कम गुरुवार को तो ये सियासी संकट के बादल छट जाएं, फैसला जिसके भी पक्ष में जाए, लेकिन जो भी हो जल्द हो। बहरहाल ये हालात क्यों बन रहे हैं, आज के घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भविष्य की संभावनाओं को भी टटोलेंगे। शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत खास पैनल मौजूद रहने वाला है, उनसे हम चर्चा करें। उसके पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। एमपी की सुप्रीम लड़ाई जारी, गुरुवार तक चली मामले की सुनवाई। बेंगलुरु से लेकर भोपाल तक बवाल, क्लाइमैक्स का हर किसी को बेसब्री से इंतजार। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच बुधवार को सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं, लेकिन कांग्रेस के चाणक्य दिग्विजय सिंह ने बेंगलुरु में धरना देकर एक बार फिर जताने की कोशिश की कि कांग्रेस ने अभी हार नहीं मानी है। दिग्विजय सिंह कई कांग्रेस विधायकों के साथ रमाडा रिजॉर्ट पहुंचे और बागी विधायकों से मिलने की मांग पर अड़ गए, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद दिग्गी राजा भूख हड़ताल पर बैठ गए। 22 कांग्रेस के एमएलए भारतीय जनता पार्टी ने यहां रोक रखे हैं। अरविंद भदौरिया भाजपा का एमएलए, भार्गव सांसद भाजपा का, उमाशंकर गुप्ता भूतपूर्व मंत्री, सुदर्शन गुप्ता भूतपूर्व विधायक भाजपा उन्हें चार्टर फ्लाइट से लाती है, जिसका पेमेंट वो करते हैं, होटल का बिल वो पेमेंट कर रहे हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने कहा था कि मुझे अकेले मिलने दिया जाए, अगर वो आना चाहेंगे तो आएंगे, नहीं आना चाहेंगे तो नहीं आएंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। दिग्विजय के आरोपों का तुरंत जवाब रिजॉर्ट के भीतर से आया। बागी विधायकों ने फिर वीडियो जारी कर कहा कि हम दिग्विजय सिंह की वजह से ही परेशान थे, लिहाजा हम उनसे नहीं मिलना चाहते। हम लोग सब अपनी स्वेच्छा से आए, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, और कुछ लोग मध्य प्रदेश सरकार के वो जानबूझकर हमको दबाना चाहते हैं, हमको डरा कर धमका कर हमको साथ में ले जाना चाहते हैं। हम अपनी स्वेच्छा से हैं और हम किसी के साथ न जाएंगे न किसी से बात करेंगे। हमको कांग्रेस की या पूर्व मुख्यमंत्री किसी को नहीं मिलना, हम स्वतः हमारी इच्छा से आए हैं और बेंगलोर की पुलिस से ये अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करें। सारे विधायक सुरक्षा से हैं। सुबह पता लगा हम लोगों के लिए कि दिग्विजय सिंह जी कुछ मंत्रियों के साथ आए और गेट पर अनावश्यक लोगों से कह रहे हैं कि हमको मिलना है। जब विधायक कोई मिलना नहीं चाहते तो उनको मिलने की जरूरत मैं समझता हूँ नहीं समझना चाहिए। सारे विधायकों ने अपना इस्तीफा भेज दिया। मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से भगे हैं, उनके वजह से हम आए हैं कि उनने हमारी पूरी कांग्रेस बर्बाद कर दी, लेकिन अब हम ऐसी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, जिसको हम 40 साल तक नेता माने, परंतु उन्होंने हमें हमेशा बेवकूफ़ बनाता रहा और इस कारण से हम नाराज होकर यहाँ पे आए हैं। और यहाँ तक नहीं, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि तुम्हारा नाम था, पर ये भाई भतीजा पुत्र मोह के चलते मेरा और अदल सिंह कंसाना का नाम काटे। इधर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से जमकर बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठाए और कहा कि 16 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न करना चिंता की बात है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि टीवी पर देखकर विधायकों की मर्जी को नहीं परखा जा सकता। इधर कमलनाथ ने फिर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सत्ता की भूखी पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। ये तो कुछ भी चलवा लो, कुछ भी लिखवा लो,
जब दबाव में है, जब इनको धमकी दी जा रही है, तब तो कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी कहलवा लो। अगर ये बात सही होती तो वापस क्यों नहीं आ जाते? इधर सत्ता की सियासी लड़ाई का नजारा सड़कों पर भी दिखा। बेंगलुरु से लेकर भोपाल तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतले जलाए। वहीं कांग्रेस विधायकों ने फिर राजभवन का रुख किया और बागी विधायकों को वापस बुलाने की मांग की। इधर बीजेपी विधायकों के डेरे यानी ग्रेसेस होटल का भी कांग्रेसियों ने घेराव करने की कोशिश की। इससे पहले जब शिवराज बीजेपी विधायकों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने दिग्विजय के धरने को ड्रामेबाजी बताया और अपने अंदाज में कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। श्री दिग्विजय सिंह जी देश के सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। आज उनको विधायक याद आ रहे हैं। जाहिर है कि सत्ता की लड़ाई है, लिहाजा कोई भी इतनी जल्दी हथियार डालने को तैयार नहीं है। अब मामला कोर्ट की दहलीज पर है। उम्मीद है कि गुरुवार को कोर्ट कोई ऐसा फैसला देगा जिससे मध्य प्रदेश में मचे सियासी संग्राम का अंत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। जीआईएमपी की सुप्रीम लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई और एक दूसरे से सरकार छीनने की लड़ाई यहां पर चल रही है। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा। हमारे साथ बीजेपी की ओर से चेतन सिंह जी, आप एपीडा सदस्य भी हैं, आपका बहुत स्वागत है चेतन सिंह जी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान साहब हैं। खान साहब, आपका बहुत स्वागत करते हुए पहला सीधा सवाल खान साहब आप ही से। दिग्विजय सिंह अब बागी विधायकों को मनाने आज पहुंचे, इतने दिनों से वो वहां कैद थे, आपने तब कोई कोशिश नहीं की। हम कोर्ट की बात पर तो बाद में आएंगे, चूंकि सुबह सबसे पहले घटनाक्रम यही था, लिहाजा पहला कमेंट उस पर। देखिए दीपेश जी, दिग्विजय सिंह आज बेंगलोर पहुंचे, निश्चित ही अपने उनका ये संवैधानिक राइट है। परसों विधानसभा में राज्यसभा के प्रत्याशियों के फॉर्मों की स्क्रूटनी होने के बाद वो ये चीज़ क्लियर हुई कि उनका प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भी स्वीकार है और वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो निश्चित ही जब परसों ये चीज़ फाइनल हुई है तो वो आज पहुंचे हैं और ये उनका संवैधानिक हक है। कल जो पूरे मीडिया में एक प्रेस वार्ता चर्चित रही, अगर वो चीज़ को भी हम सच मान लें तो दिग्विजय सिंह का आपने बयान सुने होंगे कि उन्होंने तो वहाँ पर ये बोला कि कर्नाटका पुलिस जो भाजपा की शासित पुलिस है उनके साथ, मीडिया के साथ मेरे को 5 मिनट अपने अपील करने दें, वोट अपील करने दें, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के माननीय विधायक हैं। ये उनका संवैधानिक हक है, वो दे वोट, वो उनकी बात सुने नहीं सुने, ये उनका राइट है। ये मैं उसमें कहीं वो गलत नहीं बोल रहा कि वो क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन दिग्विजय सिंह अपनी जगह बिल्कुल सही थे। वो माननीय विधायकों को पहुंचे खान साहब, देखिए ये नहीं था कि 16 विधायक अगर आपके हिसाब से बंधक हैं गन पॉइंट पर, यानी वो कोई चिंता नहीं थी, केवल वोट मांगने के लिए उन विधायकों की याद आ गई। जी देखिए दीपेश जी, जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो भाजपा जो अपने फायदे के हिसाब से दिखाना चाह रही है, हकीकत में वो नहीं है। इसीलिए आज दिग्विजय सिंह जी को अकेले निहत्थे नहीं मिलवाने की बात इस बात पे मोहर लगाती है कि दाल ही में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। अगर अंदर दिग्विजय सिंह जाते, मीडिया के साथ जाते, तो इनका चाल चरित चेहरा जो भाजपा की कीचड़ में लपटा हुआ है वो पूरे प्रदेश और देश के सामने आ जाता। और वो माननीय जो हम लोग लगातार 15 दिन से बोल रहे हैं, उनको गन पॉइंट पे दबा के रखा हुआ है, उनसे अरनगढ़ बयान दिलाए जा रहा है, उनको खाना भी संगीनी की साय में, बंदूक की नोक पे, कर्नाटका पुलिस के साय में, एक एक कमरे में कर्नाटक पुलिस के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में कौन पता आपको, जब बिल्कुल जो परिंदा नहीं पर मार, मनोज चौधरी के पिता आपको मालूम है 8 दिन पहले जीतू पटवारी जी के साथ गए और मनोज चौधरी ने उनको यही बोला कि पिताजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप चले जाओ, ये नहीं तो ये लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करेंगे। और वहां पर पूरे प्रदेश और देश ने देखा उनके साथ, मंत्री के साथ, विधायक के पिता के साथ क्या दुर्व्यवहार भाजपा की शासित कर्नाटका पुलिस ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम किया। अगर खुलेआम कैमरों के सामने अगर उनका ये कृत है तो बंद कमरों में उनके साथ क्या हाल होगा। अभी आपकी स्क्रीन पे भी 4-5 मान्यों के फुटेज आ रहे थे, तो उनके चेहरे और उनकी आंखों में झांके कितना डर और सहमे हुए हैं। बिल्कुल वो चीजें दिख रही, बिल्कुल देखिए चेहरा बहुत कुछ बोलता है।
अगर जबान मजबूरी में बंद है तो लेकिन चेहरा कुछ बोल रहा है। ये समझना पड़ेगा इस प्रदेश को भी और देश को भी कि पिछले 6 साल में 14 से लेकर 20 तक भाजपा ने जो देश के कई राज्यों में अपना चरित्र दिखाया है वो मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं और इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है। देखिए दीपेश जी, यहाँ ये माननीय वहां पर जाके क्यों बैठे, इसके पीछे भी आपको जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लगातार जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और उनको नेस्त नाबूद किया जा रहा था, मध्य प्रदेश की जनता, सुनिए ना, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। तो वो कार्रवाई को रोकने के लिए वो माफियाओं ने भाजपा के नेताओं को फंडिंग करा है और ये षड्यंत्र रचा है। उसमें निश्चित ही एक नेता की राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई, सिंधिया जी ने अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो 22 मायनियों का भविष्य और मध्य प्रदेश की वो जनता के साथ जो खिलवाड़ कराए वो आने वाला समय बताएगा। देखिए दीपेश जी, 2 तरह की बातें, अभी मैं तो सारी डिबेट छोड़िए, कांग्रेस के प्रवक्ता पे ही आता हूं। 2 तरह की बात करें, एक तरफ ये कह रहे हैं हमने बंधक बनाया, दूसरी तरफ अभी इन्होंने स्वीकार कर लिया कि सिंधिया जी ने उनका भविष्य दांव पर लगाया। ये बहुत साफ हो गया कांच की तरह ना कि भाजपा ने कोई, आप बोले आपकी बात में ऐड ऑन कर दूं, फिर आप जवाब दे देना। दो बात ऐड ऑन कर देता हूं। सिंधिया जी ने वो मान्यों को अपने राज्यसभा टिकट के लिए बुलाया था, उन्होंने इस्तीफा दिए, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनको दिल्ली बुला के और भाजपा के सुपुर्द कर दिया जाएगा, उनकी सुपारी दे दी जाएगी, उनको होस्टाइज कर दिया जाएगा। तो ये है ओके। आज देखिए दीपेश जी, कर्नाटक हाई कोर्ट में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने याचिका लगाई थी कि मुझे जो विधायक कांग्रेस के उनसे मिलने की अनुमति प्रदान की जाए। कर्नाटक के जजेज के निर्णय, हाई कोर्ट के जज का निर्णय, क्या उसको कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सेट करके निर्णय करा है? उन्होंने अपने निर्णय में लिखा है चूंकि ये 22 के 22 विधायक अपनी जान की सुरक्षा के लिए डीजीपी कर्नाटक से गुहार लगा रहे हैं, इसलिए मैं आपको हरगिज मिलने की अनुमति नहीं दूंगा। आपसे खतरा है, हमसे खतरा उनको नहीं है, आपसे खतरा है। अच्छा। रही बात दूसरी, अगर दिग्विजय सिंह जी सपोज करिए कहते मैं गांधीवादी विचारधारा के साथ आया हूं, उनका बयान में पढ़ रहा था, सुन भी रहा था कि मेरे पास बंदूक नहीं, पिस्टल नहीं, राइफल नहीं। अरे भैया कुछ नहीं, गदर कांड का आरोपी जिसने पुलिस के निहत्थे लोगों पे चाकू चलाए थे उसको साथ में लेकर के जाने, ये गांधीवादी लोग हैं। और अगर फिर भी मैं कहता हूं, अगर दिग्विजय सिंह जी अगर अकेले मिलने जाते, अगर वो 22 अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चालू हो जाते, तब क्या कहते कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की पुलिस ने मिल करके उन लोगों से दिग्विजय सिंह जी को इस तरह का कृत्य करवाया। कहीं तो टिको भैया, जब समय था तो सो रहे थे, अब नहीं है तो रो रहे हो। अरे हो गए हो, समंदर चला था उफान लेकर के, खुद अपने ही उफान में डूब गए, अब हम पे सारे आरोप लगा रहे हो। आपके कुनबा आपसे नहीं, इसको स्वीकार कर लो ना। अनैतिकता के वो पराकाष्ठा ये सरकार पार कर रही है जिसका शायद हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। आपने हम पे हर तरह के आरोप लगाए। आपने मध्य प्रदेश की विधानसभा के माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को लेकर के आपके विधायकों ने भाजपा के लोगों को उत्तेजित करने के लिए क्या क्या टिप्पणियां नहीं की। हमने उस विष का भी घूंट पिया है, लेकिन याद रखना हम ब्याज के साथ ये सारे बदले चुकाएंगे जो कृत्य आपने एक षड्यंत्र के तहत किया था। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन आप किसी को उकसाने की, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेराव करके आपने करने की कोशिश की, मजा तो मिला है काफी, लेकिन कुछ ब्याज बचा हुआ है। आप इंतजार करिए। इस मध्य प्रदेश की सड़कों पे जिस तरह की राजनीति का पाठ अभी कांग्रेस कर रही है, ये ब्याज के साथ इनको चुकाना पड़ेगा दीपेश जी। हमने 15 महीने के शासन में हमने कहीं नहीं, धमकी नहीं है। अगर आप किसी को 2 डंडे मारोगे तो क्या होगा, आप उठा के फुटेज देख लीजिए ना। हम तो नहीं गए ना कांग्रेस के कार्यालय पे, हम तो नहीं गए। हमारे यहाँ के विधायकों को एक बार ये भी आरोप आया कि हमारे विधायकों को आपने क्या, आपको याद है दीपेश जी, हमने कहीं इनके कार्यालय पे जाकर के कुछ किया क्या, बताइए आप। विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है ना। आप विचारों से लड़िए, आप अपनी नीतियों से लड़िए, सिद्धांतों से लड़िए, लेकिन आप इस तरह का कृत्य करोगे, आपके लोग कह रहे कार्यालय जाके हम आग लगा देंगे। तस्वीरें आ गई तो जरा तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। दिखा दीजिए आप। जो आज बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, वो तस्वीरें दिखाएं। उसके साथ साथ शहरयार जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये मतलब अब सड़क पर उतर गई कांग्रेस, यानी छटपटाहट है, गुस्सा है, आक्रोश है, सरकार जाने का भय है, क्या है खान साहब? देखिए, सच
परेशान जरूर हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान और यहां बैठे विद्वान प्रवक्ता जिस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, तो उससे यह समझ लीजिए कि इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र पूरा होने नहीं जा रहा है। ये लोग बाजी हार चुके हैं। माफियाओं के 1000 करोड़ रुपए लगा के जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ सवाल निकल के आए हैं उससे ये बात, वो तो कल समय बताएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना क्या मत देता है, उसको हम खुले दिल से शोरदार करेंगे और मध्य प्रदेश में कानून का राज वापस स्थापित होगा। जो भाजपा ने 15 दिन से कुछ रोकने का प्रयास किया है, इनकी परेशानी ये है, इनको 15 साल सत्ता की मलाई खाने की जो आदत पड़ गई है, ये 1.25 साल से बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं। और ये एन कैन प्रकरण जो पूरे देश में इन्होंने 6 साल में नजीरें बनाई हैं, वही नजीर मध्य प्रदेश में बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट की तरह बड़ी विश्वास के साथ देख रहे हैं। निश्चित ही आप देखेंगे कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया है और इस प्रकरण में भी होगा। जो भाजपा के लोग परेशान, विचलित और धमकी की भाषा में आ गए हैं, तो समझ लीजिए कि इनके नीचे से जमीन खिसक गई है। अगर वो माननीय 16 जो बेंगलुरु में हैं, कल निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का कि उनको विधानसभा अध्यक्ष के सामने आके अपना त्यागपत्र देना चाहिए, उसके बाद आपको सच्चाई पता चलेगी, इनका काला चेहरा पता चलेगा, इनके काले कृत्य पता चलेंगे और इनका जो षड्यंत्र है सिंधिया जी के साथ मिलके वो मध्य प्रदेश और देश की जनता देखेगी। ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। आज हम लोकतांत्रिक तरीके से अगर भाजपा की विचारधारा का, भाजपा के लोगों का और आरएसएस की विचारधारा का हम विरोध कर रहे हैं, तो इनको उसमें भी तकलीफ है। शिवराज जी अधिकारी कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि मैंने लिस्ट बना ली है, मैंने लिस्ट बना ली है, एक एक से बदला लूंगा। ये धमकाने का काम कर रहा है। की तस्वीरें देख लीजिए, के बाहर की तस्वीर, चरित्र चेहरे देख लीजिए। बिल्कुल, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता रोडों पे आके सच्चाई के साथ नहीं लड़ेंगे, हमने देश को भी आजाद कराया और भाजपा से जो लोकतंत्र के लिए एक नासूर बन गई है उससे भी आजाद कराएंगे। कुछ लोगों ने तो आपको सड़क पे ला दिया, जिनको आप कहते थे हम सड़क पे लाने वाले हैं, भूल गए? अरे बिल्कुल भूल गए, वो समझ आएगा। भूल गए, जिनको आपने कार्यालय में पहुंचते ही विभीषण बना दिया और उनका सम्मान अगर चपरासी से कर रहे हो, तो ऐसा सम्मान अगर हमको मालूम होता कि सिंधिया जी को चाहिए तो हमारे कार्यकर्ता गली गली में ऐसा सम्मान उनको देते, लेकिन मजबूर जिस सिंधिया के खिलाफ 14 मरा हुआ जमीर फिर 2014 में जो केस लगे, मरा हुआ जमीर घोटाले के, वो प्रभात झा कहाँ है? कमजोर आदमी बार-बार आज के दूध के धुले हो गए जिन्होंने 10,000 करोड़ की मध्य प्रदेश की जमीन ग्वालियर में खाई। कमजोर आदमी बार-बार शिकायत करता है। बिल्कुल वही भाजपा कर रही है। मेरे मित्र बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भाजपा कर रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल से लेकर बना लेंगे तक भाजपा वही कमजोर है। 16 महीने में भाजपा ही कमजोर है। मेरे मित्र आपने सच्चाई स्वीकार करी, धन्यवाद। जो हनी और मनी की राशि के भाजपा के नेताओं के चेहरे आने वाला है, चिंता मत करो। हनी और मनी में भाजपा के नेताओं के चेहरे हो गए। एक मिनट चेतन जी, बहुत दिलचस्प बात कही है हनी मनी, क्योंकि पीसी शर्मा जी के साथ एसआईटी चीफ की कल मुलाकात हुई है चेतन जी, और ये फिर तैयार रही है आखिरी। बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार हैं। भोपाल के एक बड़े पेपर ने, भोपाल के एक बड़े पेपर में भाजपा नेताओं के फोटो के साथ छापा था, उस पे इन्होंने आज तक कोई सफाई नहीं दी है। खान साहब एक मिनट जरा चेतन जी को बोले दे। जी देखिए, मैं मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को बधाई देना चाहता हूं, जिसने हिम्मत करके कहा आप मुझे चीफ सेक्रेटरी पद से हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए, लेकिन जिस सरकार का बहुमत नहीं है उस सरकार के कहने पे मैं अवैतनिक और अवैधानिक काम नहीं करूंगा। ये तासीर भी आपके शासन में आपके चीफ सेक्रेटरी ने आपको दिखाई, आपके डीजीपी ने आपको चश्मा लगा करके दिखाया, देखिए ये फर्जी कार्रवाई मैं नहीं करूंगा, आपको मुझे हटाना है तो आप हटा दीजिए। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं? अगर सत्य अगर आपके साथ होता तो 16 महीने से सोने का षड्यंत्र क्यों और कर रहे हो? आप सत्य हमारे साथ है, सत्य मध्य प्रदेश की जनता के साथ लड़ा है और सत्य के साथ, इस सत्य के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके
एक हफ्ते में ही सच सामने आएगा। झूठे अरमान जो आपने जगाए थे ना, उस सच्चे अरमान को पूरा करने का काम हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। 15 साल में बहुत कर दिया, 15 साल में जो सरकार हमारी बनेगी वो सरकार जन कल्याण के काम करेगी। वो सरकार किसी को डराने धमकाने का काम नहीं करेगी। वो सरकार शुद्धि के नाम पर वसूली नहीं करेगी, बुद्धि के नाम वसूली नहीं करेगी, माफिया के नाम वसूली नहीं करेगी। और शहरयार जी, बहुत सम्मान के साथ आपसे कहता हूं, आप आरोप लगा रहे आपके 16 विधायकों को हमने किडनैप किया ना, मैं आपको चैलेंज देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप भाजपा के किसी एक विधायक को उठा के दिखा देना, वो हाथ नहीं बचेंगे जो भाजपा के किसी विधायक तक पहुंच गए। साहब तो ये जो सरकार में दम नहीं, नैतिकता नहीं, आप खुद हो, आप फर्जी आ रहे थे, इसलिए आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। क्योंकि सच के साथ हम खड़े शहरयार जी, सच के साथ खड़े रहना सीखो, सच का सामना करना सीखो, सच बोलना सीखो, हो गए बहुत बड़ी ताकत मिलेगी आपको। एक मिनट खान साहब, देखिए एक तरफ आप लोग कहते हैं साहब की बागी विधायकों को ले आइए, अब ये भोपाल में जो इस तरह का प्रदर्शन हुआ बीजेपी कार्यालय पर, आप क्या उम्मीद करते हैं कि 16 विधायक इसीलिए तो खौफ खा रहे हैं कि हम भोपाल नहीं आना चाहते? खान साहब देखिए, दीपेश जी 16 मान्य तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि दीपेश जी वो मान्य 16 विधायकों को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी बोला है कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा के 106 विधायक भोपाल के पास ही बैठे हुए हैं और उनकी सुरक्षा सरकार दे रही है, तो ये मान्य 16 विधायकों का जो प्रोपेगेंडा है। ये तस्वीरें क्या है साहब? देखिए, लोकतंत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी बात तो उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, और वो रोडों पे उतरे हैं, तो इसकी वजह है बहुत बड़ी। क्या करना अरे आप सुनिए, क्या करना चाहते थे? यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता की जो भाषा है कि कोई विधायक को हमारे हाथ लगाए तो हम हाथ काट देंगे, ये काट ली तो बात ही नहीं, उठा के फुटेज देख लीजिए। देखिए ये बात भाषा है, यही तो झूठ है कांग्रेस का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इनके विधायक खुद चल के आ रहे हैं तो हमें उठाने की जरूरत नहीं है। वो अंतरात्मा की आवाज में पहले भी हमारे साथ आए और अभी फ्लोर टेस्ट में भी आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सच्चाई के साथ हैं, गांधीवादी तरीके से हैं, हम लोकतंत्र को बचाया है, हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने देश के निर्माण की लड़ाई लड़ी है, और अब संवैधानिक संस्थाओं पर जो कुठाराघात हो रहा है उसको भी बचाने का काम करेंगे। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता रोड पे हैं, और इनके पूर्व मुख्यमंत्री अगर अधिकारी कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, तो इससे समझ लीजिए कि इनके हाथ से जो षड्यंत्र रचा था वो नाकाम हो गया, बाजी निकल गई है। निश्चित इसलिए बौखलाहट है, नाकाम हो गया, षड्यंत्र खत्म हो गया, तो फिर आराम से बैठिए ना सर, फिर क्यों खेल खत्म हो गया? देखिए, जंग और प्यार में जो लड़ाई होती है उसमें आखिरी टाइम तक आदमी को खुली आंखों से लड़ना पड़ता है। क्रिकेट है तो आखिरी गेंद तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ पंकज पाठक जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका स्वागत करते हुए, देखिए दिग्विजय का धरना से लेकर और बीजेपी कार्यालय तक धरने पर ये पूरी जंग आज सुबह से शाम का रिकैप आपको सब पता ही होगा, लेकिन इस पर एक कमेंट पहले कि ये जो धरना प्रदर्शन ये क्या कह रहा है, ये क्या मैं भी एक सवाल उठा रहा हूँ कि ये जो दिग्विजय सिंह जी का वहां जाना, वहां पर वो ये कहा गया है कि वो अपने चुनाव के लिए गए हैं वहां लोकसभा राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि वो सारे वोटर हैं और उनका अधिकार है, प्रजातांत्रिक अधिकार है। लेकिन वो अपनी पार्टी के एक और प्रत्याशी फूल सिंह बरैया साहब को भी ले जाते, तो मैं सोचता हूं कि कांग्रेस को एक सीट का और फायदा हो सकता था। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि पार्टी जो है वो आंदोलन भी कर रही है, धरना दे रही है बीजेपी कार्यालय में। देखिए ये सब ऐसी चीजें होती हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ती हैं। देखिए आपकी सरकार है, आपकी सरकार में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की बदनामी नहीं होगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल दीपेश जी मैं आपसे कर रहा हूं कि बताइए, क्या कांग्रेस का न्यायपालिका में विश्वास नहीं है? न्यायपालिका के पास कांग्रेस इस बात को लेकर गई है कि 16 लोगों को छुड़वाया जाए जो उनको वहां पे बंदी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। तो ऐसी उन्होंने कुछ विकल्प रखे हैं जो विकल्प भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये प्रस्ताव रखना चाहिए कि देखिए जो विकल्प आपको स्वीकार है, सुप्रीम कोर्ट के साथ चर्चा करके दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट को बिठा के कि ठीक है कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि कांग्रेस की भी बात रह जाए कि भाई इन विधायकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। कांग्रेस के बीजेपी कह रही है कि उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है, वो लगातार वीडियो भेज रहे हैं कि हमें नहीं मिलना। तो ऐसी स्थिति में मैं सोच रहा हूं कि
सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जब प्रजातंत्र में जब पार्टियां आपस में बैठ के निर्णय नहीं कर सकती हैं तो न्यायपालिका ही एक सर्वोच्च संस्था है, इसलिए उसका इंतजार करना चाहिए बजाय इसके धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सरकारें गिरे या बचे उससे हमें वास्ता नहीं है, हमारा काम है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो, लोकतंत्र की हत्या ना हो, या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाइन में कहा। थोड़ा सा चेतन जी बिल्कुल आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज देखिए 2-3 अहम बातें हुई। वो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ऐसी होती है कि ट्रेलर कुछ होता है और क्लाइमेक्स कहीं और पहुंचता है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से पहले कहा मुकुल रोहतगी ने कि भाई आप कहें तो हम यहाँ पर 16 विधायकों को पेश करें। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि हम टीवी पर देखकर कोई फैसला नहीं ले सकते कि उनके जो बयान है, जो वर्जन है, हालांकि इस पर अब क्या डिसीजन होगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन चेतन जी कोशिश क्या है बीजेपी की, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दीपेश जी ये भी कहा है कि व्यक्तिगत जो उनकी ईमेल आईडी है वे उससे भी अपना आंसर दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से ईमेल के माध्यम से जो उन माननीय विधायकों का आंसर देना है दिया जाएगा। अभी एक बहुत बड़ी बात माननीय पाठक जी भाई साहब उठा रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी अपने साथ एक प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी को ले जाते, तो मुझे लगता है पाठक जी कि वो उन्हें एक डमी प्रत्याशी बनाए, एक्चुअल प्रत्याशी है नहीं। क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो 16 लोगों से कह रहे हैं कि हम वोट मांगने गए, मेरा वोट का अधिकार है, ये प्रथम वरीयता के वोट में इन 16 लोगों के नाम नहीं है। आप उठा करके देख लेना सूची, जब ये 26 तारीख को वोटिंग की आएगी, ये 16 लोगों के नाम नहीं है। कितना झूठ बोलोगे आप, कितना इस लोकतंत्र को अपमानित करोगे अपने झूठ के माध्यम से, क्या ड्रामेबाजी नहीं है? आप दीपेश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी खर्चा उठा रही, अरे हम तो लोकतंत्र की हत्यारों से, लोकतंत्र के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम लगे हैं। लेकिन आप लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ कितना ड्रामेबाजी कर रहे हो? ये पैसा कहां से आ रहा है? ये 9-10 विधायक जा रहे हैं, इसका पैसा कहां से आ रहा है? कांग्रेस जवाब देगी क्या? इस देश के लोकतंत्र को जहां से रिसोर्ट का खर्चा जो आपने बंधक बनाने का कृत्य सन 1975 में किया है, मैं हमेशा कहता हूं वो दौर गया, भूल जाओ ना, अब उस दौर में नहीं आने वाले आप, अब उस खेल से आप बहुत बाहर हो। अब जैसे तैसे मध्य प्रदेश की जनता ने 15 साल के बाद आप पर थोड़ा सा भरोसा किया था, वो भरोसे के बाद में लोकसभा में देखा नहीं उसका प्रायश्चित मामा जी के पक्ष में कितना जोरदार किया था। 89 लाख की बढ़त है, 89 लाख मतों की, और मध्य प्रदेश की जनता उस दिन से कहती है हाय मामा तुम जब से गए हमारे तो सपने अधूरे रह गए, बस सपने भी पूरे कर दो मामा। और सच कहता हूं इन गरीबों की दुआएं उस मामा के साथ है जो फिर से पंकज जी पर आने को तैयार है। ये ठीक है चेतन जी, आपने कुछ तार्किक बातें जरूर कही है, लेकिन ये शिवराज जी बात वाली बात कुछ मैं समझता हूँ ज्यादा हो गई है। अगर ऐसी बात होती चेतन जी तो निश्चित रूप से अभी सरकार में शिवराज सिंह चौहान होते, यहाँ पे कमलनाथ नहीं बैठना है। नहीं, निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान को तय करना। मैंने तो एक जो आजकल चल रहा है, जो लोगों की एक डिमांड है पाठक साहब, उसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया। मैंने ओवरऑल भाजपा है 89 लाख मतों की लीड। चेतन जी जो लोगों की डिमांड होती है ना, लोगों की डिमांड होती है वो बटन दबा के सामने आ जाती है। ठीक, खान साहब आज बेंगलुरु हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो कहा, ठीक है, याचिका खारिज कर दी, बड़ा झटका नहीं है आपके लिए भी, दिग्विजय सिंह के लिए भी जो उन विधायकों से मिलने पहुंचे थे? देखिए, हमने उच्चतम न्यायालय में जाके अपनी बात रखी, हमारे संवैधानिक हक की बात रखी। मैं राज्यसभा का प्रत्याशी हूँ और मेरे को इस वजह से मिलना है। उच्चतम न्यायालय ने अब किस तरह से उस चीज़ को लिया और उस पर जो डिसीजन दिया वो भी हमको स्वीकार है। हम लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, कल भी एक निर्णय आने को है, उसका भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन जो भाजपा के अभी प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शिवराज जी के लिए, तो शिवराज जी ये वो हैं कि जो 1.25 साल में ये चौथा प्रयास कर रहे हैं संवैधानिक संकट खड़ा करने का, क्योंकि सत्ता की मलाई की उनको जो आदत लगी है, वो मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में उनको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया था, लेकिन सिर्फ प्रोपोगंडा करके दूसरे के कंधे पे बंदूक चला के सिंधिया जी को अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई दिख रही थी। उन्होंने राज्यसभा का टिकट ले लिया, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, लेकिन वो 22 माननीय जो मध्य प्रदेश की जनता ने हाथ के पंजे के निशान पे उनको जिता के भेजा था कि मध्य प्रदेश में जो कुछ शासन चल रहा है 15 साल थोड़े ना हुआ है भारत में, बिल्कुल पहली बार, मगर मध्य प्रदेश में
देखिएगा ये जो चरित्र आया है 67 में भी सिंधिया जी की दादी ने दिखाया था ये चरित्र, 96 में उनके पिताजी ने दिखाया था। तो ये उस फैमिली का चरित्र है जिसने 22 माननीय विधायकों को हॉस्पिटलाइज करके भाजपा को जाके दे दिया कि आप इनको रखो गिरवी और हमको दे दो सरकार। ये हो रहा है खेल। मेरी रक्षा सिरोंजा से लेकर तमाम विधायकों ने कहा, हम जाते थे सीएम साहब के पास, वो कहते थे चलो चलो चलो, ठीक है। फिर अब ये स्थितियां बन रही हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? 1.25 साल में आपने अपने विधायकों की, और ये एक मौके पर नहीं, हमने कई मौकों पर आगाह किया कि देखिए विधायकों की सुध नहीं ली जा रही, विधायकों की मंत्री नहीं सुनते, मंत्रियों के अफसर नहीं सुनते, अफसर अपनी चलाते हैं, सीएम साहब किसी के, ये कहा जाता था, और तब आप लोगों ने जागे नहीं। आप चलिए, हमने नहीं सुनी तो उनकी कौन सुन रहा है? भाजपा। और भाजपा वो सिंधिया जी को जो अभी तक कोस रहे थे कि इन्होंने 10,000 करोड़ का जमीन घोटाला करा है, प्रभात झा ने उनके खिलाफ सबूत दिए हैं, 750 पेज की कंप्लेंट करी हुई है। बिल्कुल नाम लो, सीएम साहब के साले साहब को आप भूल गए, कैसे आप लाए थे और क्या क्या कहते थे उनके लिए, बताइए। सीएम साहब के साले साहब का की बात में ये जो श्रीवास्तव जिन्होंने कंप्लेंट करी है 2014 में, उस पे नजरे इनायत भाजपा के नेता आप क्यों नहीं कर रहे? महाराजा के चरणों में पड़े थे, जो महाराजा को ये लोग धुतकारते थे कि श्रीमंत नहीं है, वो भूमाफिया हैं, आज वो उनके गले के हार हो गए, पूर्व उनके दिल के करीब हो गए। आपको आप कैसे भाजपा का उन्होंने पट्टा पहन लिया तो वो गंगा जल से नहा लिए, तो होता है भाजपा का चरित्र। लेकिन इसके पीछे जो सत्ता को डगमगाने का काम कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान उन भूमाफियाओं के पैसे पे, तो निश्चित यहाँ पर वो गलत जगह पे गलत स्टोक खेल गए। यहाँ पर कमलनाथ जी के हाथों में मध्य प्रदेश के हाथों से बाजी निकल गई है, हमारे हाथों से नहीं, भाजपा के हाथों से बाजी निकल गई है। आप देखेंगे फ्लोर टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा के लोग खुले आम जब इनके विधायक राजभवन जा रहे थे तो वो सीएम हाउस जाके बैठ रहे थे, और उन्होंने जो मांग रखी वो आज मांग को भी पूरा कर दिया है। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ दीपेश जी, मैंने 2018 में भी होर्डिंग लगा के बोला था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ मुख्यमंत्री, ये 3 दिन पहले मैंने पूरी जिम्मेदारी से बोला था, और अभी भी बोल रहा हूं फ्लोर टेस्ट कमलनाथ सरकार जीतेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल रहेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे शहरियार जी, ये मत कहिए, वो ईवीएम का खेल मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आप चुनाव आयोग का रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, 345 सीटों पे जो वोट पड़े थे, उन वोटों से 10,000 से लेके 1 लाख वोट तक ईवीएम में ज्यादा निकले हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? इस पे चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? 22 पार्टी है, जब सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन अफसोस इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। चुनाव आयोग की सच्चाई है कि 10,000 से लेके 1 लाख वोट ज्यादा कैसे निकले जब बताना पड़ेगा। दीपेश जी आप रोशनी डालें, आप बताइए जो 5 बजे बंद हो गई और काउंटिंग वाले दिन इसमें 10,000 से 1 लाख वोट तक खान साहब दिल्ली चुनाव भूल गए क्या आप? अभी हुआ, क्या बीजेपी को बुरी लग रही थी दिल्ली की सरकार? बताइए। देखिए बात वही है, क्या बात? ये लोग ये सुनिए ना, मैं अरे बता रहा हूँ दीपेश जी, सुनिए ना, वो चुनाव नहीं बड़ा टास्क लेके छोटे टास्क को छोड़ते हैं, ये तो कोई बात नहीं होती। नहीं क्यों नहीं होती जी? सच्चाई नहीं है क्या? चुनाव आयोग के रिकॉर्ड गलत है क्या? किसको बुरी लगती है? अरे अरे तो वही मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी सरकार लेके छोटी सरकार झारखंड में पूरा प्रोपगंडा करा, लेकिन वहां के आदिवासी भाइयों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इनको नकार दिया, क्योंकि ये उनकी जमीनें खा रहे थे झारखंड में। चलिए मैं ये पूछ रहा हूं, कोर्ट ने कहा है कि 16 विधायकों का इस्तीफा नहीं लिया स्पीकर ने, चिंता की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है, इस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंने पढ़ा, जो चल रहा था अभी पूरा डिटेल उनका वो आना है वर्डिक्ट, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो टीवी के स्क्रीनों पे देखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि विधानसभा अध्यक्ष के वकील को कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के पास उनके इस्तीफे आ गए हैं तो वो आपने क्यों नहीं स्वीकार करे, तो उस पर जवाब दिया है
मध्य प्रदेश या देश का नहीं, वो संविधान, 6 सुनिए के ना, लेकर के आप सुनिए फंस नहीं बता गए रहा क्या? हूँ आपको बता लगता रहा है? हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी भी टेक्निकलिटी बता रहा हूँ कि विधानसभा भाई, मंत्री अध्यक्ष पद के से हटाया, पास, चलिए ठीक है, आपने कहा कि हमको विभाग दीपेश चलाना जी, है, मैं हमको बोल रहा हूँ या ठीक- आप ही बोल रहे हैं? एक मिनट में नहीं, आपके- तीन मैं मिनट मैंने जवाब समझ दीजिए। गया, आपकी भावना समझ गया, मैं बोल लेता हूँ ना। ठीक है, बोलिए। जी, जो विधानसभा अध्यक्ष ने 6 लोगों को, जो मंत्रियों के आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं ना, और बाकियों को क्यों नहीं करेगा है, उसमें टेक्निकलिटी यह है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में मंत्री बनते टाइम शपथ ली थी गोपनीयता की, और वो गोपनीयता उन्होंने भंग करी। मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी सब्जेक्ट को उन्होंने डिस्क्लोज करा है। ये शपथ लेते टाइम पाठक जी बताएंगे, बड़े वरिष्ठ हैं, संसदीय परंपरा को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो शपथ में ये होता है कि मध्य प्रदेश राज्य या मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे जो प्रदेश के हित में ना हो, और उन्होंने उसको डिस्क्लोज करा। कमलनाथ जी ने उनके इस्तीफे 13 तारीख को ही भेज, 10 तारीख से पहले ही भेज दिए थे माननीय महामहिम राज्यपाल को, लेकिन वो भोपाल से बाहर होने के बाद उन्होंने 13 तारीख को स्वीकार करे। तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने अगर कार्रवाई करी तो ये माननीय विधायकों का वो चीज नहीं है। इनको एक बार बुलाया है, लेकिन अभी इनका जवाब नहीं आया है। विधानसभा का अध्यक्ष का राइट है कि दूसरी बार उनको कब बुलाते हैं। उन लोग को 2 बार डेटें दी और शाम को 6-6 बजे तक बैठ के वहां पर इंतजार करा, उसके बाद कार्रवाई करिए। निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे वकील ने पक्ष रखा है, उसके बाद निर्णय साफ हो जाएगा। जो प्रशासन जो राज्य में वायु श्रेणी की सुरक्षा वाले किसी भी राजनेता पर हमला करवा सकता है, उन विधायकों को क्या होगा हम कल्पना कर सकते हैं सहज रूप से। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे हैं, मैं बहुत जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब आपके सारे राइट्स पर राज्यपाल ने ब्रेक लगा रखा है तो आप किस अधिकार के साथ, और आज मुख्यमंत्री ने अपनी असंसदीय भाषा का जो प्रयोग किया है, आज माननीय महामहिम जी को सड़क छाप राज्यपाल कहा है। सड़क छाप राज्यपाल, ये संविधान बनाने की बात करते हैं? ये इनके नेता कहते हैं हमने संविधान बनाया है, देश बनाया है। क्या देश के टुकड़े करने वालों को देश बनाया? बाइट बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी की। पत्र लिखा है, पत्र लिखा है, वो पत्र बता दीजिए, झूठ मत परोसिए, झूठ मत, पत्र बताइए। बता रहा हूँ, अगर उसमें ये शब्द बता रहा हूँ, इस तरह का देखिए दीपक जी, ये बरगलाने का, झूठ बोलने का आरोप कर रहे हैं। इनका चाल चरित चेहरा यही है कि ये झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। आप बताइए वो शब्दावली बताइए, बात भी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। शब्दावली लोकतंत्र में प्रजातंत्र में बहुमत नहीं है। 16 महीने से बताइए, वो शब्दावली बताइए। खान साहब ठीक है, हम पंकज नहीं ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा है। बिल्कुल नहीं आया सामने। पंकज जी, तब तक आपका कमेंट कि ये आज जो कोर्ट में जितनी भी सुनवाई हुई, क्या आशय आप निकाल पा रहे हैं? हालांकि जो भी कुछ है वो जजेस के मन में हो, या फिर कल जो तथ्य और आएंगे सामने उसके बाद होगा, लेकिन अभी तक क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि एक तो स्पीकर के इस्तीफे वाला मुद्दा है, और दूसरा जो 16 लोगों को वहाँ पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि बंधक बनाया जा रहा है, एक वो मुद्दा है मूल। तो जहाँ तक स्पीकर के द्वारा 6 लोगों के इस्तीफे स्वीकार करने की बात है, वो 6 लोग मंत्री थे। चूंकि कमलनाथ को अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना था, तो उन्होंने कुछ मंत्रियों ने प्रस्ताव किया था और उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए थे। उसी तारतम्य में मुख्यमंत्री ने इनसे भी ये अपेक्षा की थी कि ये इस्तीफे देंगे, चूँकि ये चले गए थे, इन्होंने नहीं दिया इस्तीफे, इसलिए उन्होंने सिफारिश की कि इनके इस्तीफे जो है मंजूर किए जाए। राज्यपाल ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। ये वो खांटी विधायक हैं सिंधिया जी के, जो माधवराव जी के जमाने से उनके समर्थक है कट्टर, और आप कितना भी प्रलोभन दे दो ये टूट के नहीं आने वाले। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए कि स्पीकर पे ये आरोप न लगे कि उन्होंने 22 में से एक का भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया, और जबकि उनके पास नियम कायदे कानून सब रखे हुए हैं वहां पर टेबल के ऊपर। तो उन्होंने 6 लोगों के इसीलिए इस्तीफे मंजूर नमूने के तौर पे कर लिए थे, और इसीलिए यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर को इसे जवाब तलब किया है कि आपने फिर बाकी 20 लोग 16 लोगों के इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए। अब ये चीज सामने और प्रकट होगी, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो मूल मुद्दा ये है कि 16 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरह से व्यवस्था ही दे दी है कि हम उनको आपके कहने के मुताबिक जैसा आप चाह रहे हैं कि उनको सामने खड़ा कर दिया जाए। तो ये देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का ने उससे इसलिए इनकार किया है, बाध्यता से इनकार किया है, वो इसलिए कारण ये कि
सबकी अपनी निजता है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, सबका अपना मौलिक अधिकार है। इसका उल्लंघन क्या सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांग के कांग्रेस करना चाहती है? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और दूसरी चीज ये है कि प्रजातंत्र में हम अगर अपनी बातों को प्रजातांत्रिक ढंग से रखते हैं तो वो ठीक है, लेकिन प्रजातंत्र में यदि हम न्यायपालिका पर विश्वास उठा लेते हैं तो मुझको लगता है कि फिर तो अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाएगी देश में। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। खान साहब, अब चूंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ आज फिर कहा शिवराज सिंह चौहान ने कि ये जो धड़ाधड़ नियुक्तियां हो रही हैं और 3 जिले बनाने का जो आज अचानक से आपकी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया, इनसे आशय निकाले जा रहे हैं कि आप लोग बहुत जल्दबाजी में कि जो डिसीजन लेना है ले लिए जाएं अभी। तुष्टिकरण देखिए दीपेश जी, ये निश्चित ही कुछ निर्णय में देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और ये निर्णय हो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के हित के, मध्य प्रदेश की जनता के हित के हैं। ये बड़े लंबे समय से मांग थी ये 3 जिलों की, तो ये आज कैबिनेट ने इसको प्रस्ताव को स्वीकार करा है और निश्चित ही इससे क्षेत्र का विकास होगा। और ये हमारे माननीयों ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि मध्यावधि चुनाव के लिए आप लोग भूमिका तैयार कर रहे हैं अपनी? देखिए दीपेश जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप हम फिर 26 के बाद भी यहाँ बैठेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अपने पिक्चर खत्म हो जाए, पिक्चर खत्म बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन फ्लोर टेस्ट हम जीतेंगे जब भी हो। कल सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसको हम शौर्यधार करेंगे, लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बोलता हूं मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अपने 5 साल तो ये पूरे करेगी, अगले 5 साल के लिए भी वो जीत के आएंगे, उनके विकास कार्य उस पर मोहर लगाएंगे। पाठक जी, क्या प्रदेश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है, या फिर फ्लोर टेस्ट भी होगा? नहीं, फ्लोर टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है मध्यावधि चुनाव की तरफ। हाँ, जो 22 लोगों के इस्तीफे मंजूर होंगे वो सारे के सारे जो है वो उपचुनाव में जाएंगे। और अगर आप ये देखिए, अगर ये निर्णय किए जा रहे हैं, जैसे 3 जिलों का मामला, सबको मालूम है कि 3 जिलों, नारायण त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं और कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और उनको उपचुनाव में जाना है या चुनाव में अगले बार जाना है, तो उनके लिए एक आधार तैयार हो जाएगा चुनाव जीतने का। वो मैयर की बात लगातार कह रहे थे और वो छुप छुप के जो है सीएम हाउस में जाके मिलते थे मुख्यमंत्री से। उसी प्रकार से जो है वो चांचोड़ा का सबको प्रकरण मालूम है। नागदा में जो है दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, वो असंतुष्ट विधायक हैं, उनका दबाव था, वो चौथी बार इस बार विधायक बनके आए हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये तुष्टिकरण की राजनीति है, ये विकास के लिए लिया गया निर्णय नहीं है, ये तुष्टिकरण के लिए लिया गया निर्णय है और ये बताता है कि ये सरकार कितनी अल्पमत में है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस का आखिरी दांव आपको क्या लग रहा है? अगर फ्लोर टेस्ट की बात हो जाती है और ऐसा लग रहा है कि नंबर गेम में, और कोर्ट ने यह भी कहा कि हम 16 विधायकों पर दबाव नहीं बना सकते कि वो सदन की कार्यवाही में शामिल हों, एक बात। कोर्ट ने यह भी कहा कि ठीक है, हालांकि उन्हें कोर्ट ने सामने भी नहीं बुलाया और यह भी कहा है कि हम टीवी वाली बात को भी नहीं मानेंगे जो टीवी पर उनके बयान चल रहे हैं, यानी बड़ा कंफ्यूजन है। तो ऐसे में कांग्रेस का आखिरी दांव क्या यही हो सकता है कि सारे विधायक इस्तीफा दें और फिर चुनाव की बात आ जाए? देखिए, अगर सारे विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो मेरा जो संसदीय ज्ञान है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी, क्योंकि तब बहुमत भी कैसे होगा बीजेपी के पास? नहीं, अगर देखिए, अगर किसी क्यों बहुमत तो पूरा बीजेपी के साथ है, विपक्ष तो समाप्त ही हो चुका है ना, तो फिर तो विपक्ष बचा कहां पे? और कौन सा कानून अगर ये कहता है? स्थिति में क्या बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए अगर पूरे विधायक कांग्रेस के इस्तीफा दें? नहीं, तो 90 सीटों के लिए जो है वो उपचुनाव हो जाएगा। जितने कांग्रेस के विधायक जो है इस्तीफा देंगे, ये तो वो बात हो गई कि या तो हम खेलेंगे, हम जीतेंगे, नहीं तो हम खेल बिगाड़ेंगे। तो ये तो पूरा का पूरा जो है ये खेल कांग्रेस की तरफ इस तरह से थोड़ी जाएगा। उसके बाद भी भविष्य जैसा मामला हो जाएगा अगर 90-100 सीटों पर अगर उपचुनाव। नहीं, देखिए दीपेश जी, अगर ऐसा अप्रत्याशित निर्णय भी कांग्रेस करती है, अगर सारे विधायकों के इस्तीफे कांग्रेस के होते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। उस पर कांग्रेस जो है अपना आदेश चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें क्या निर्णय होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों चाहेगी? कांग्रेस तो चाहेगी नहीं, बीजेपी क्यों चाहेगी? बीजेपी सरकार बनाएगी, नहीं चाहेगी ना। और फिर इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो है वो राज्यपाल की भूमिका रहेगी कि राज्यपाल केंद्र को क्या रिपोर्ट करते हैं इस मामले में। हाँ, ये बात जरूर है कि स्पीकर जो है वो कांग्रेस के हैं, लेकिन फिर तो स्पीकर की भूमिका भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर तो वो स्पीकर भी इस्तीफा देंगे ना। और अगर स्पीकर भी अगर अकेले रह जाते हैं तो आप देखिए कि स्पीकर की क्या भूमिका रहेगी ऐसी स्थिति में। तो मैं सोचता हूं कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं और कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि 90 विधायकों के इस्तीफे देगी। और अगर ये रणनीति, क्योंकि ये बात सही आपने कहा कि आखिरी दाव वही है और उसके बाद जो है, मगर मैं नहीं सोचता कि इस दाव के बाद भी
गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में जाएगी। ये सारी चीजें धीरे धीरे ये स्पष्ट होती जा रही है। चेतन जी, अगर मान लीजिए 100, क्योंकि देखिए 107 आपके विधायक, मान लिया निर्दलीय और सपा बसपा वाले भी आपके साथ आ जाए तो भी 114, लेकिन बहुमत के लिए वैसे भी 116 चाहिए, उससे भी आप पीछे रहेंगे, है ना? तो क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार बनाना चाहेगी जहां पर विपक्ष विहीन प्रदेश हो जाएगा, या फिर आप कहेंगे कि नहीं ठीक है, मध्यावधि चुनाव होना चाहिए, पिछली बार हमको बहुमत नहीं मिला था, अब हम पूर्ण बहुमत लेकर के आएंगे? देखिए दीपेश जी, अगर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के सारे विधायक इस्तीफा दे दें और लोकतंत्र में हो जाए कि इसके असेंबली भंग करके चुनाव हो जाए, तो ये तो परंपरा चालू हो गई। जैसे राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलेगा, विपक्ष में साल 6 महीने के बाद कहेगा हमने सबने इस्तीफे दिए। ये परंपरा नहीं है ना, ऐसा संविधान में कहीं लिखित है, वर्डिंग। लेकिन सत्ता पक्षी अगर इस्तीफा दे दे, सत्ता पक्ष पे बहुमत कहाँ है? सत्ता पक्ष अल्पमत में है, ये बहुमत में थे तब अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते, तब अनुशंसा करते कि हम मध्यावधि चुनाव की घोषणा करते हैं। तो कैबिनेट है अस्तित्व में, नहीं कैबिनेट माना जाएगा। नो, ये सारे असंवैधानिक काम है। देखिए अभी जो सरकार कर रही है, मैं समझता हूं किसी भी वरिष्ठ, न तो पत्रकार, न इतिहासकार, न कलमकार, साहित्यकार, किसी ने ये नहीं कहा कि सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए। जहां तक इस सरकार के भविष्य को लेकर के अनिश्चितता के बादल इतने गहरे हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से इसके दिख रहा है कि सरकार का हसरत क्या होने वाला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक गरिमा है, उसका अपना एक काम करने का तरीका है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो भी सुप्रीम कोर्ट, अब तो आगे का भविष्य सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, लेकिन भविष्य तो तय है ना। जो राजनीति फ्लोर पर है वो तो सबको दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा होता तो ये आपको ही पता है कि जब महामहिम जी का अभिभाषण कराना था, धन्यवाद प्रस्ताव, उसके बाद ये फ्लोर टेस्ट करा लेते। अगर सरकार फ्लोर टेस्ट से बच रही है तो इसका साफ संकेत है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। रही बात कांग्रेस के सारे विधायकों के इस्तीफे की, तो कांग्रेस वो राजनीतिक दल है और कांग्रेस वो विचारधारा है जो चाहे जो कर लो, लेकिन मलाई चाटने का अवसर कभी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये लोकतंत्र में केवल नोट तंत्र के लिए आते हैं। ये कांग्रेस वो है जिसको 2 लाइन में हम कह करके शायद कांग्रेस के लिए अपनी बात को हमको समाप्त करना चाहिए कि चंद वोटों की खातिर जिसने बदले हो संविधान, वो चंद नोटों की खातिर जिसका नेता रोज गली गली में बेचता हो अपना ईमान, वो कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा खान साहब है नहीं अभी डिबेट में, नहीं तो आपको जरूर जवाब खान साहब है, चाहे कोई साहब हो, जो सच को कोई बदल नहीं सकता है और झूठ को कोई सच ठहरा नहीं सकता। किसी की विचार नहीं, की विचारधारा नहीं। आज जो देख रहे हैं हम, आप सच कह रहा हूं दीपेश जी, मध्य प्रदेश में बैकडेट में पोस्टिंग हो रही है, ट्रांसफर हो रहे हैं, जिन लोगों से इन्होंने पैसा लेकर के रखा हो गई है। ना, अरे वो राजनीतिक नियुक्ति तो अलग है, वो तो इसलिए है कि कम से कम कार्यकर्ता बना रहे, क्योंकि आने वाले समय में नहीं तो यही कार्यकर्ता कहने वाला है कि 3.5 साल तो तुमने कभी हमने सीएम हाउस में घुसने नहीं दिया। और ये जो राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा लगभग 15 महीने हो गया, और ये जो राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग है दीपेश जी, मैं जवाबदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, इसमें कोई ये मत समझिए कि कोई गपशप है। इन्होंने 6-6 महीने से इन लोगों से पैसे लेकर के रखे थे कि हाँ हम आपकी पोस्टिंग यहाँ करेंगे। अच्छा, अब उनको पता है कि अब हम जाने वाले हैं, नहीं करेंगे तो कल हमारे दरवाजे पे आने वाले हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए, जो 3 जिले आज ये बनाने की स्वीकृति दे गए, अब उस आदेश पर आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, उस आदेश पर क्या करेंगे ये तो पार्टी में जब तय होगी सारी चीजें। फंसा के गए ना आपके गर्दन, तो आप मानना पड़ेगा आपको, नहीं तो जिले की जनता, सरकार के किसी निर्णय को, तहसील की जनता नाराज नहीं हो जाएगी? सरकार के किसी भी निर्णय को हम एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, जो विधि सम्मत नहीं है तो उसको कैसे मानेंगे? जहां तक आप कह रहे हो कि उस क्षेत्र की जनता, आपको पता होगा बीना के लोग कब से चिल्ला रहे हैं, नहीं चिल्ला रहे क्या? अगर इस तरह से अगर हम और कहीं फ्लोर पर बात करेंगे तो ऐसे मध्य प्रदेश में हमको 30 जिले और बनाने पड़ेंगे। फिर तो बिंद कहता है कि हमको अलग, लेकिन मैहर को जिला बनाने का वादा तो 2013 में शिवराज जी ने किया था, 2020 में कमलनाथ जी ने पूरा किया है। मैहर के जिला बनाने का वादा नहीं किया था, आप एक बार उठा करके चाहो तो देख लीजिएगा। उन्होंने ये कहा था कि मैहर को मैं स्मार्ट सिटी में सम्मिलित करूंगा और मैं एक विकसित सिटी बनाऊंगा। चुनाव के वक्त कहा था, जब नारायण त्रिपाठी जी का चुनाव था उस समय कहा था। और दीपेश जी, राजनीति में ये तो मान करके चलिए कि सारी बातें वादे पूरे करने के नहीं बोल नहीं कह रहा। अभी जैसे कांग्रेस कहती थी ना कि हमने जो वचन पत्र दिया ये 5 साल के दिया, अरे 5 साल उनकी सरकार, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, चलने तो देते, अरे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर की सरकार और वेंटिलेटर का आदमी कितने दिन चलाओगे भाई, ये तो सबको पता था। लेकिन राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी बात की घोषणा की है
तो आज नहीं तो कल उस घोषणा पर हमने अमल किया है। अब ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। हमने धारा 370 की बात की, हमने करके दिया, हमने सीए की बात की, हमने करके दिया, हमने राम मंदिर की बात की, हमने करके दिया। हम भविष्य में और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। पंकज जी, देखिए जो हो रहा है, संवैधानिक शक्तियों का टकराव हो रहा है, वो भी लोकतंत्र, संविधान, कानून के दायरे में हो रहा है। ये जो लड़ाई चल रही, जो बंधक बना के रखा है बीजेपी के साहब, वो भी हम तो कानून के दायरे में कर रहे हैं या लोकतंत्र के दायरे में कर रहे हैं, लेकिन क्या नैतिक रूप से सब कुछ हो रहा है? देखिए ऐसा है, ये जो नैतिक पक्ष है इसका, ये आपने सही है, ये नैतिक पक्ष होता है राजनीति में, लेकिन राजनीति में नैतिक पक्ष का स्थान अब समाप्त हो चुका है। अब प्रैक्टिकल चीज़ें देखी जाती हैं कि व्यवहारिक रूप से सरकारों को कैसे काम करना चाहिए और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रख के और जनता के काम करना चाहिए, क्योंकि एक जो कल्याणकारी राज्य होता है उसका काम होता है विकास करना। अब वो विकास तो चीजें तो एक तरफ रही हैं, कार्यकर्ता जो गलत काम लेकर क्या उसको पूरा कर दो। हम जब कांग्रेस के नेताओं से पूछते थे पंकज जी, वो कहते थे अरे ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक कुछ भी गलत सलत ले आएंगे तो हम उसको कर देंगे। तो बात वही है कि कार्यकर्ताओं खुश करने के लिए, विधायकों को खुश करने के लिए कुछ भी करेगी सर? नहीं, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं हुआ है। आप जो कह रहे हैं वो भी कमलनाथ ने नहीं किया। कमलनाथ ने न विधायकों की भावना से काम किया है, न सांसदों की भावना से काम किया है, न कार्यकर्ताओं की भावना से काम किया है, और जन भावना से काम तो किया ही नहीं है। और वैसे भी जो है वर्डिक्ट जो जनादेश आया था, वो जनादेश तो खंडित था, लेकिन फिर भी अगर उनको एक अवसर जो है वो सब खंडित तो कई सरकारें चल रही है, गैर भाजपा पार्टियों से, जो गैर कांग्रेस पार्टियां भी हैं, उनसे जो समर्थन मिला, उसके बाद उनको जिस तरह से सरकार चलानी चाहिए थी उन्होंने नहीं चलाई है। और जब नहीं चलाने की जो परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद वो एकाएक जिस तरह से असाधारण रूप से जो है सक्रिय हुए हैं, उससे कमलनाथ जो है और ये सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और जनता इसको देख रही है। जनता, आप जनता के बीच में जाएंगे हम तो हमको पता चलता है कि अगर मान लीजिए मध्यावधि चुनाव हो जाए तो फिर सिंपैथी नहीं लग रहेगी कमलनाथ सरकार के साथ? देखिए ऐसा है, ये तो बहुत काल्पनिक प्रश्न है। मैं सोचता हूं कि मध्यावधि चुनाव की अभी अंदेशा है ही नहीं, क्योंकि मध्यावधि चुनाव की अभी चर्चा नहीं है। मध्यावधि चुनाव बहुत आगे है, और अभी तो मुख्य मुद्दा 26 तारीख को सबसे बड़ा तो राज्यसभा का चुनाव, उसमें फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सारी चीजें जो है वो उसी दिन जो है चुनाव में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। और जो प्रत्याशी अकेले थे उनको सबको जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में जो है प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता का जो है मतदान होना है 26 तारीख को, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं सोचता हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले का पटाक्षेप कर देगा। कल हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें क्या, जो कर्नाटक में, वही आपसे समझना चाह रहा था कि कर्नाटक अगर स्क्रिप्ट पर ही पूरा काम हो रहा है, क्योंकि कोर्ट में भी लगभग वैसी ही सब चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी ने बिल्कुल कर्नाटक फॉर्मूले को यहाँ पर एज इट इज लागू किया कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो तमाम बातें हुई हैं। तो ऐसे में कोर्ट में भी क्या उसी तरह की बातें होंगी कि फिर से उपचुनाव, वो जितने केवल बागी विधायक केवल वो उपचुनाव में जाएंगे, या क्या लगता है आपको? देखिए, जिन लोगों के थे 6 लोगों के तो इस्तीफे हो चुके हैं। अब अगर बाकी 6 लोगों के भी इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो जाहिर है कि 22 सीटों पे, 16 लोगों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद 22 सीटों पे उपचुनाव होगा। और हमारे यहाँ 2 सीटें वैसे खाली हैं, तो 24 सीटों पर एक साथ चुनाव हो जाएंगे। और अगर 16 लोगों के अंततः, क्योंकि अब सब आखिर में ये तय होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इन 16 लोगों के इस्तीफे मंजूर करने के लिए, क्योंकि वो दे चुके हैं, उन्होंने वापस नहीं लिए, या तो ये है कि वो वापस लेके सुप्रीम कोर्ट में कहे कि हम अपना इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं। इसकी संभावना नजर आ रही है आपको? इसकी संभावना नहीं, इसमें तो बीजेपी और फंस जाएगी, और कांग्रेस के 16 लोग भी फंस जाएंगे कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें गहरा राज है कि आखिर क्या कारण थे कि इस्तीफे दिए, और क्या कारण है कि अब वापस ले रहे हैं। कह देंगे साहब डर भय में दिए थे हमने। नहीं, मुझे लग रहा है इसके बजाय ये लग रहा है कि ये इसमें स्पीकर को ये स्पष्ट जो है निर्देश दिया जाएगा कि उनको ये कहा जाएगा, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट दबाव नहीं बनाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि भाई आप विधि सम्मत कार्रवाई करिए। क्योंकि विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए जो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने पत्र लिखा है, नोटिस जारी किया स्पीकर को, तो स्पीकर भी उसका जवाब देंगे कि उनको विधि सम्मत क्या करना है। तो इसलिए जब चूंकि मामला जो है ये अब सब जुडिस हो गया है, तो बहुत ज्यादा जो है स्पीकर की भी मनमानी इसमें नहीं हो सकती। अब तो सारी चीजें जो है बहुत क्लियर हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जो है मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनेगी। हाँ, ये जरूर है कि फ्लोर टेस्ट होगा, राज्यसभा के चुनाव होंगे, और इन लोगों की जो स्थिति है अंततोगत्वा मुझे लगता है कि इनके इस्तीफे मंजूर करना पड़ेंगे। और अगर मंजूर नहीं भी होते हैं तो ठीक है, वो 16 सीटों पे चुनाव नहीं होंगे।
लेकिन उनका मत कहां जाएगा ये 26 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। अगर वो बीजेपी के साथ जाते सर तब तो सीधे सीधे दल बदल लग जाएगा ना फिर उन पर तो। हाँ, तो सीटें खाली हो जाएंगी ना, वो सीटें खाली हो जाएंगी तब भी चुनाव की स्थिति बनेगी। तो दोनों ही स्थिति में चुनाव होना है। और अगर ठीक है, मुझको नहीं लगता कि ये सिंधिया समर्थक विधायक कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये तो मैं सोचता हूं कि बहुत ही अप्रत्याशित कथन जो बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान आपने बनाया, हम लोग पूछते रहते थे कि आप धमकियां तो खूब देते हैं, कब मिशन लोटस को अंजाम देंगे आप, खैर दिया, लेकिन अब अगर उपचुनाव भी हो गए तो क्या गारंटी कि बीजेपी 116 के पार हो जाएगी? भाई उपचुनाव है, कुछ भी हो सकता है। दीपेश जी, हमको हमारे कामों पर, कार्यकर्ताओं पर और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के पूर्व के विकास के कामों पर पूरा भरोसा है और मध्य प्रदेश की जनता पर सर्वाधिक भरोसा है। जहाँ तक आप कह रहे हो कि कैसे 116 कैसे 100, हम कांग्रेस 75 के नीचे आ जाएगी। आप होने तो दो फ्लोर टेस्ट, आप होने दीजिए। और हमने पहले भी कहा था, आपके भी हैं साहब विधायक, ऐसा नहीं है, आने दीजिए, त्रिपाठी का पता नहीं आने दीजिए। आज क्या कहा नारायण त्रिपाठी ने, बोले साहब ये तो पाप है दिग्विजय सिंह को जो बंधक बनाए लोकतंत्र। हाँ, किस किस के पाप है हनी मनी में, हम भी बहुत सारी चीजें हमारे पास भी हैं। वक्त आने दो, तुझको बता देंगे कि तेरे दिल और मेरे दिल की हसरतों में कितना अंतर है। आप चिंता नहीं करो। और लेकिन एक बात मैं जवाबदारी के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमने शुरू दिन से कहा था कि अंतर विरोधों की सरकार ये अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, हम इसको नहीं गिराएंगे। आपको याद होगा सारा 24 घंटे बोलते थे तो एक बार सरस्वती बैठी जाती। लेकिन एक किश्ती के दो कप्तान थे, एक बूढ़ा एक जवान था। अब यार ये संशय तो होना ही था, जहां एक बूढ़ा और एक जवान फंस जाए तो सोचो लो आप क्या होगा उस नाव का। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के पटल पर जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण करने की कोशिश आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय दोनों तरफ से यही बयान आ रहे हैं साहब, देखिए यही सुन करके मैं तो भगवान से, आपके चैनल के माध्यम से, ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूं, कामना करता हूं, हाजिरी लगाता हूं कि इस देश के राजनीति के पटल पर आदरणीय राहुल बाबा और दिग्विजय सिंह जी को लंबी आयु के साथ राजनीति के पटल पर रखिएगा, क्योंकि देश को इनके विचारों की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है। अगर ये इस देश के पटल से राजनीति से दाएं बाएं होंगे तो बहुत बड़ा खालीपन आएगा, जिसकी भरपाई शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए करना बहुत दिक्कत का काम होगा। तो मुझे लगता है कि इनको इस राजनीति के पटल पर मां सरस्वती की कृपा से बने रहने दीजिए, हमको राष्ट्र का काम करने दीजिए, हमको जनता का काम करने दो, और पार्टी को, भाजपा को इसका करने दो, और भाजपा को उसका लाभ भी मिलता रहे। अब वो इसीलिए तो अंडरस्टूड है साहब, वो मकसद ही उनका यही है। वो जब रहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर नेता, ये खुद मुंह से बोल दिया, सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर नेता भाई। वो हमको काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अगर ये लोग अपने करते हैं, हाँ, ये अगर अपनी वाणी का वर्णन नहीं करें तो हम लोगों में जोश नहीं आता। इसमें अजय सिंह को आपने नाहक शामिल कर लिया। अजय सिंह नहीं, राहुल भैया, राहुल बाबा मैंने कहा है, बड़े वाले। राहुल भैया को तो, आप अजय भैया को तो देखा नहीं, उनका भी दर्द 10 दिन पहले क्या था, छलक पड़ा जाम। जब मेरी नहीं सुन रहे तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा। खैर मुझे हम ये कहेंगे कि जो भी हो, जिसके भी पक्ष में हो, जनता के हित में होना चाहिए। लेकिन एक पंकज जी, आपको नहीं लगता कि कम से कम इस बार तो ऐसी नजीर आनी चाहिए, वरना ये तो फिर एक कहें कि फॉर्मूला बन जाएगा, किसी बड़े नेता को तोड़ लाओ, 10-20 विधायक ले आओ, फिर उनको बंद कर दो, फिर इस्तीफा दिलवा दो, फिर वहां पर चुनाव करवा दो, अपनी सरकार बना लो। क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है। ये सब आया राम गया राम की राजनीति जो हरियाणा से शुरू होकर देश भर में व्याप्त हो गई, तो आखिरकार ये कानून लाया गया, दल बदल कानून, कि किसी भी पार्टी में जो अगर दल बदल करना है आपको तो 2/3 आपके विधायकों की संख्या होना चाहिए। अब आप बताइए इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब उसके बाद भी विधायक इस्तीफा देके चुनाव में चले जाते हैं, तो अब क्या करिएगा? अब या तो ये कानून ये आए कि विधायक इस्तीफा नहीं दे सकते और चुनाव में नहीं जा सकते, तो होना भी चाहिए। लेकिन 5 साल के लिए अगर आपको चुना, जनता, ये किसके पैसे से चुनाव होंगे? 24 उपचुनाव, बताइए मुझे, किसके पैसे से? जनता के पैसे नहीं। लेकिन दीपेश जी, ऐसा है कि अगर कोई सरकार का मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं कमलनाथ हुआ है, कोई भी हो सकता है, अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो विधायकों को असंतोष व्यक्त करने का अधिकार है, ये उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है। अगर बहुत ज्यादा कड़े कानून बनाएंगे तो फिर क्या है कि विधायिका के अपने जो अधिकार है उनका भी हनन होगा। साहब की जो गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, हमारे गोविंद राजपूत कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं, उनके क्षेत्र में उन्होंने 3000 करोड़ के काम गिना दिया। बताइए
वो तो 30 भी गिना सकते हैं नहीं, मैं बता रहा हूं, तो आप कागजों में गिन सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर के जो भी हो सुप्रीम कोर्ट से फैसला, उसका सम्मान सब करेंगे, लेकिन उम्मीद ये करें कि नजीर ऐसी होनी चाहिए कि आगे इस तरह के हालात पैदा ना हो कि एक जैसे भी सरकार को मैंडेट मिला या सरकार बनी उसका इस तरीके से हश्र हो या जो भी हो, कुल मिलाकर के ऐसे हालात नहीं बनना चाहिए कि प्रदेश की जनता कंफ्यूज हो, अफसरशाही कंफ्यूज हो, वहां पर काम कुछ। जी चेतन जी, जल्दी से। देखिए दीपेश जी, जब जब आप लोकतंत्र में दिखाओगे कुछ, करोगे कुछ, तो इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। आपने 48 साल का दूल्हा दिखाया और जब बारात लेके गए तो आपने 73 साल के दूल्हे को बिठा दिया। तो मेरा कहना है कि छुप छुप कर खड़े रहोगे तो जरूर कोई बात होगी। कई मौकों पे तो आप दूल्हा ही नहीं दिखाते हैं। छुप छुप कर खड़े हो जरूर कोई बात है। और जच्चा बिना बच्चा हो गया, बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है ये सब सिनेरियो बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो है वो कुछ कमोबेश लोकतंत्र में ऐसा ही। दीपक जी, बस खाली ये कह रहा हूँ कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। आपने जो मूल मुद्दा उठाया है और संविधान विशेषज्ञों ने इस बारे में बहुत गंभीरता से कुछ सुझाव दिए हैं। सरकार को उन सुझावों पे अमल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पे दबाव बनाने की भी आवश्यकता। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि जो भी कानून बनते हैं उसमें पहले बचने का रास्ता अलग से तय कर लिया जाता है, ताकि दल बदल भी बन गया तो देखिए साहब, नया तरीका, इस्तीफा दिलवाइए, फिर चुनाव करवाइए, फिर सरकार बनाइए। पर्दे के पीछे से बहुत कुछ काम होता है। खैर, बहुत शुक्रिया चेतन जी, आपका शुक्रिया पंकज जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबकी नजरें आप सिर्फ गुरुवार पर सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। वहां से क्या आता है, किसके पक्ष में आता है, किसके खिलाफ आता है, बैलेंस आता है और उस पर रिएक्शन क्या होते हैं, और मध्य प्रदेश का भविष्य क्या गुरुवार को तय हो पाता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।